ये वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाओगे। हम तो कहते हैं कि अगर आप वीडियो नहीं देख पाओगे तो आप एयरफोन लगा लीजिए और सिर्फ सुनिए। सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा और आप जीवन भर नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। बस एक बार आप देख लीजिए, आप कोई काम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। दूसरी बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जिस भी क्लास में ये सिलेबस है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, आपके निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमेशा आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता दे दे या सिंधु घाटी सभ्यता दे दे, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन मतलब पुराना सभ्यता में से एक है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था और इसी समय से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा भूमिका था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन पुरानी सभ्यता है। 1981 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था और उसी समय से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ टोटल हम 5 देखने वाले हैं। अब ये 5 को आप नॉर्मल और आसान नहीं समझिएगा। ठीक है, टोटल हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताओं को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। इसके अंतर्गत बहुत सारे आ जाएंगे कि वहाँ का जल निकासी कैसा था, स्नान नगर कैसा था, नहाने की व्यवस्था कैसा था, नालियाँ कैसे थी, घर कैसे थी। ठीक है, तो नगर निर्माण यानी कि वहाँ का नगर यानी कि जो नगर था, शहर था, उसका निर्माण कैसा हुआ था, भवन का निर्माण कैसा होता था। दूसरा देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी वहाँ के लोग, समाज के जो लोग थे वो उसका जीवन कैसे था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे उन लोगों का रोजी रोटी चलता था। तीसरा देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, कि वो लोग क्या चीज़ करके अपना पैसा कमाते थे, अपना जीवन रोटी चलाते थे, कृषि करके या कोई फैक्ट्री में काम करके या जानवर वगैरह का ये जो पशुपालन वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह का ये पाल करके उसको बेच करके पैसा कमाते थे। कौन कौन से माध्यम से पैसा कमाते थे। नेक्स्ट देखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन मतलब क्या वो लोग पूजा पाठ करते थे या नहीं करते थे, क्या मूर्तियों का पूजा करते थे, ये सब धर्म यानी कि धर्म से रिलेटेड। ठीक है, और लास्ट 5वां देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का कला का विकास, यानी कि उस टाइम लोगों के पास क्या क्या कला था, क्या क्या लोग छापते थे, क्या क्या मूर्तियाँ बनाते थे, किस प्रकार का डिजाइन के लोग बनाते थे चीज़ों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल 5 चीज़ों को देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत। उसके बाद आप 4 पेज लिख लीजिए आंसर, 5 पेज लिख लीजिए, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। बस आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। नगर निर्माण एवं भवन निर्माण, दूसरा विशेषता हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, तीसरा आर्थिक जीवन, चौथा धार्मिक जीवन और 5वां वहाँ का कला का विकास। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे नगर निर्माण और भवन निर्माण का। वहाँ के नगर का निर्माण कैसा हुआ था और भवन का निर्माण कैसा हुआ था। तो सभी प्रमुख नदियों के तट पर बसे हुए थे। ठीक है, यानी कि सभी प्रमुख, यहाँ पे नगर होगा। ठीक है, सभी प्रमुख नगर जो थे वो प्रमुख, यहाँ पे के मिस्टेक हो गया, सॉरी के यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सभी प्रमुख नगर प्रमुख नदियों के तट पर बसे थे, यानी कि वहाँ पे जितने सारे नगर थे ना, वो सभी के सभी नगर नदियों के तट पर बसे थे, नदियों के ही अगल बगल में बसे हुए थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया था। वहाँ पे जितने सारे नगर था ना, उसके बाहर से दीवारों का निर्माण किया गया था रक्षा के लिए, ताकि कोई अंदर आकर के घुस ना जाए। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। प्रत्येक नगर में चौड़ाई एवं लंबी प्रकार की सड़क होती थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे के शहरों को जोड़ती थी। जो चौड़ी और बड़े चौड़ी शहर होती थी वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता या तो फिर हड़प्पा सभ्यता, जहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का समझ आइएगा, ये हड़प्पा सभ्यता का ही बात चल रहा है। इसमें कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवन का अवशेष मिले। मतलब वहाँ पे जब खुदाई हो रहा था ना, तो छोटे मकान, बड़े मकान, कच्चे मकान, पक्के मकान, सब प्रकार का मकान वहाँ पे देखने को मिल रहा था।
इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। यानी कि वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में लोग जो नगर यानी भवन का निर्माण करते थे, घरों का निर्माण करते थे, तो उसी में सारा सुख सुविधा हुआ करता था। उसी में जैसे सारा फैसिलिटी हुआ करता था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ, ठीक है, वॉशरूम की व्यवस्था, सब चीज़ का व्यवस्था हुआ करता था। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि वहाँ का नगर निर्माण और भवन निर्माण कैसा थी। सड़क चौड़ी हुआ करती थी, कच्चे पक्के छोटे बड़े सब प्रकार का मकान हुआ करता था। मकान में हर प्रकार की सुविधाएं हुआ करती थी। वहाँ के जितने भी सारे शहर थे वो सारे शहर नदियों के तट पर स्थित थे और बाहर से घेराबंदी किया गया था ताकि सुरक्षा बना रहे। अब नगर निर्माण और भवन निर्माण के अंतर्गत ही ये सारा पॉइंट है, ठीक है। ये पहला के अंतर्गत ही वहाँ का जो भवन निर्माण कैसा था, नगर का निर्माण कैसा था, उसी के अंतर्गत ये पहला पॉइंट है विशाल स्नान नगर। विशाल मतलब बड़ा सा, स्नान नगर मतलब नहाने वाला, ठीक है। स्नान मतलब नहाने वाला, एक बड़ा सा हौदा की जैसा होता था वहाँ पे नहाने वाला, ठीक है। मोहनजोदड़ो में, यानी कि मोहनजोदड़ो वहीं पे एक जगह का नाम है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानगर मिला। यानी कि जब उत्खनन हो रहा था, उसका खुदाई हो रहा था ना, तो एक बड़ा सा स्नानगर यानी कि बड़ा सा नहाने वाला, जैसा नहीं होता अभी हम लोग जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसी टाइप का बड़ा सा स्नानगर मिला जो अत्यंत भव्य था। सोच करके तो देख करके थोड़ा भव्य हो जाते थे। स्नानगर से बाहर जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। यानी जहाँ पे स्नान किया करते थे लोग, वहाँ से बाहर तक जल निकास यानी पानी जाने की व्यवस्था थी। क्योंकि पानी गंदा हो जाता था तो बाहर पानी की फिर भेजवाया कैसे जाएगा, तो फिर वहाँ पे पानी लाने की जरूरत पड़ेगा, तो कैसे लाया जाएगा, तो पानी लाने की और पानी निकास की यानी कि बाहर भेजने की एक उत्तम व्यवस्था किया गया था, अच्छा सा व्यवस्था किया गया था। और समय समय पर जलाशय की सफाई भी किया जाता था जब पानी गंदा हो जाता था। तो स्नानगर के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। यानी जो स्नानगर था ना, नहाने वाला जो वहाँ पे बनाया गया था स्नान नगर, उसमें क्या किया गया था, उच्च कोटि का यानी कि बहुत ही मजबूत तरीका का चीज़ों का प्रयोग किया गया था। जैसे ईटा, सीमेंट, जो भी चीज़ें था वो एक उच्च कोटि सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अस्तित्व विद्यमान, यानी कि अभी भी 5000 साल बीत गया फिर भी इस चीज़ों को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उच्च कोटि के चीज़ों से बनाया गया था, यानी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों से बनाया गया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि विशाल स्नान नगर यानी नहाने वाला नगर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब दूसरा अन्न भंडार, जहाँ पे अन्न यानी कि अनाज को भंडार करके रखते थे। हड़प्पा नगर के उत्खनन में अन्न भंडार के अवशेष मिले। जब वहाँ पे उत्खनन किया जा रहा था, उसको खुदाई किया जा रहा था ना, तो वहाँ पे अन्न का भंडार भी मिला है जहाँ पे लोग अन्न को रखा करते थे, अनाज को रखा करते थे। अन्न भंडार जिसके मुख्य द्वार यानी कि जिसका खोलने का दरवाज़ा नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता है कि जलमार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। अब देखो, जो एक बड़ा जैसा घर, तंबू के जैसा घर की जैसा बना दिया जाता था जहाँ पे सारा अन्न को, अनाज को रखा जाता था, और उसका जो खोलने का द्वार था ना, यानी कि रास्ता था ना, वो नदी की ओर था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग जल से ही यानी कि जल को पार करके, नदी को पार करके अनाज को वहाँ पर रखा करते थे ताकि कोई वहाँ से ले भी ना जाए, ठीक है। तो ये था अन्न भंडार, जहाँ पे अनाज भंडार करके रखते थे, ठीक है। तीसरा जल निकास प्रणाली। जल का निकास कैसे करते थे? नलियों के द्वारा। तो देखिए, सिंधु घाटी या तो फिर हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। वहाँ पे भी जो जल निकास की योजना बनाया गया था ना, वो उच्च कोटि का था, बहुत अच्छा लेवल पर था। नगर में नालियाँ का जाल बिछा हुआ था, यानी जो पूरे नगर था ना, उस पूरे नगर में नलियों का जाल बिछाया गया था। नलियों का जाल मतलब बहुत सारे नलियाँ थी। हम लोग क्या करते हैं, नलियों से के बिना तरसते हैं कि मेरा घर का पानी हम लोग इधर जा रहा है उधर जा रहा है। वहाँ हर एक नली में, हर एक शहर में, हर एक नगर में, छोटा से छोटा नगर में भी गली भी होता था, तो वहाँ पे भी नलियाँ हुआ करती थी। नगर में नलियाँ का जाल बिछाया हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों और ईंटों की पक्की नलियाँ बनी हुई थी। सड़क के दोनों साइड, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइड ईंटों का पक्की हुई नलियाँ बनाई गई थी। मकानों की नलियाँ सड़कों या गलियों की नलियों से मिली हुई थी। जो मकान की नली थी, मकान मतलब जो घर से नली जाता था ना, वो सीधे जाकर के मिल जाता था गलियाँ से, और तो फिर सड़क के बड़ा सा नली से मिल जाती थी। और नलियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था भी थी। ये नहीं कि खुला है तो पत्ता वगैरह जाकर के उसमें फंस जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वहाँ पे पत्थरों और ईंटों से उसको ढकाई करने का भी काम किया गया था। इतना अच्छा व्यवस्था वहाँ पे उच्च कोटि की व्यवस्था लगाया गया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा वहाँ के शहर के, नगर के बारे में, और वहाँ के भवन निर्माण यानी कि घर की कैसे वहाँ पे हुआ करता था, कैसा व्यवस्था था घर का, और नगर की कैसा व्यवस्था था, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी वहाँ का सामाजिक जीवन, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, ये सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ के निवासियों का जीवन सरल था, बहुत सिंपल था। विविध भवनों के अवशेषों से प्रतीत होता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित था। यानी वहाँ के बहुत ऐसे अवशेष मिले, बहुत ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ दो प्रकार के वर्ग थे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग थे। अब यहीं पे सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखते हैं कि लोग भोजन कैसे करते थे, क्या लाते थे भोजन में, वस्त्र क्या पहनते थे, है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे और यही सब चीज़ों का खेती भी करते थे। लोग मांसाहारी भी थे, विभिन्न जानवरों का शिकार भी करते थे और फलों का भी प्रयोग करते थे। वे अनाज पीसने के लिए चक्की का भी प्रयोग करते, जो अनाज होता है ना, उसको अनाज को पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। मतलब वहाँ पे दोनों प्रकार के लोग थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। शाकाहारी वाले फल खाते थे, अनाज खाते थे, गेहूँ, चावल, ये सब। मांसाहारी वाले जानवरों का भी शिकार करते थे, है ना। तो इस प्रकार के लोग वहाँ के समाज में लोग खाते थे, पीते थे, रहते थे। वस्त्र क्या पहनते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो फिर हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ना, निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाए कि महिलाओं घाघरा साड़ी एवं पुरुष धोती पगड़ी का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कहा जाए उसकी वेशभूषा के बारे में कि क्या पहनते थे, तो महिलाएं जो थी ना वो घाघरा साड़ी पहनती थी, घाघरा और साड़ी पहनते थे, जबकि पुरुष धोती और पगड़ी का प्रयोग करते थे। और स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाता था। ये जो अपन पहनते थे ना, वो खुद से स्वयं ही अपने हाथों से धागा का क्या करते थे, बुन करके अपने वस्त्र यानी अपने कपड़े को बनाते थे। नेक्स्ट है आभूषण। क्या ये लोग आभूषण का भी प्रयोग करते थे? सोना चांदी जैसा भी के लोग पहनते हैं, क्या उस टाइम भी पहनते थे? बिल्कुल, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषण में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल आदि विशेष उल्लेखनीय है, मतलब ये सब चीज़ें पहनते थे। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी का दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते थे। मतलब क्या होता था, आभूषण के रूप में क्या क्या पहनते थे, जैसे सोने हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, हाथी दांत का हो गया, हड्डियाँ हो गया और पक्की मिट्टी के बने होते थे। और ये पक्की मिट्टी के भी जो हुआ करते थे उसका भी प्रयोग करते थे, ठीक है। और स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे, यानी कि दोनों श्रृंगार करते थे, स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है। और खुदाई से काजल लगाने और ओठों को रंगने के लिए भी अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं, जैसे अभी लड़की लोग लगाती है ना ओठों पे और काजल वगैरह, वैसे उस टाइम भी काजल और ओठों में जो रंगने की होती है ना, जिसको लिपस्टिक बोलते हैं, ये सब का भी छोटे छोटे पात्र वहाँ पे मिले हैं जब खुदाई किया जा रहा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे भी लोग आभूषण का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखते हैं मनोरंजन, कि उस टाइम समाज में लोग कैसे मनोरंजन करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे, यानी कि अलग अलग प्रकार का कला का प्रयोग करते थे। नाच गान, जानवरों का दौड़ किया जाता था, जिसको संतराज खेल बोलते हैं। मिट्टी और पत्थर के पासे बना करके लोग खेलते थे। पासे में लोग खेलते हैं ना अभी, जो हम लोग का प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, लेकिन उस टाइम मिट्टी का पासे बनाते थे, पत्थर का पासे बनाते थे और खेलते थे। इस प्रकार से लोग वहाँ पर मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी ज्ञान। प्रौद्योगिकी ज्ञान मतलब उस टाइम टेक्नोलॉजी कैसा था, उन लोग किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जहाँ पे भंडार चावल वगैरह रखते थे, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था को देखकर उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि उस टाइम में बहुत अच्छा तकनीकी रहा होगा। किसको देख करके, तो वहाँ के भवन निर्माण, जो अनाज का भंडार करने के लिए जो निर्माण किया गया था भवन, उसको देख करके, जल निकासी, वहाँ का सड़क, वहाँ का नालियाँ, ये सब चीज़ों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों के पास तकनीकी के मामले में बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान हुआ करता होगा। फिर देखते हैं मृतक कर्म, यानी कि कोई भी अगर मर जाता है तो उसके बाद लोग क्या करते थे। तो इस काल में भी शवों के ज़मीन में दफनाया जाता था, जैसा अभी दफनाया जाता वैसे उस टाइम भी दफनाया जाता था जो लोग मर जाते थे। शवों मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, यानी उसको मिट्टी में गाड़ के उसके ऊपर पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि मृतकों को सम्मान देना, ताकि जो मर गया उसको हम समान इज्जत दें, इसीलिए पत्थर को ऊपर रखा जाता था, ठीक है। और कुछ स्थलों पर ऐसा भी देखा गया कि शवों को, यानी कि मृतकों को जलाने की भी प्रथा का प्रचलन किया गया था। मतलब उस टाइम गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था, यानी दोनों प्रकार की प्रथा उस टाइम प्रचलित था। सोचिए आज से कितना साल पहले की बात चल रहा है, ठीक है। और वही प्रथा आज भी लगभग देखने को मिलता है। नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान, यानी उस टाइम अगर लोग बीमार होते थे तो किस प्रकार का प्रयोग करते थे। आज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उस टाइम चिकित्सा विज्ञान क्या था। तो सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। उस टाइम अंग्रेजी दवा का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि जड़ी बूटी जैसे हिरन, बारहसिंहे के सींगे, नीम की पत्तियां जैसा औषधियों का प्रयोग किया करते थे। और वही उन लोगों के लिए चिकित्सा विज्ञान था, जो आज हम लोग अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं।
तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक मतलब लोग कैसे क्या धंधा करके अपना जीवन रोटी चलाते थे, पैसा कमाते थे, ठीक है। तो उनकी आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार कृषि और पशुपालन था, पर उद्योगों एवं व्यापार आदि भी बहुत ही सुव्यवस्थित व सुसंगठित थे उस टाइम। देखिए, अगर कहा जाए उन लोगों को जीवन यापन करने का, तो मूल आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, बस यही सब 4-5 चीज़ें था। देखते हैं पहला, कृषि। सिंधु घाटी में पर्याप्त वर्षा होती थी, उस टाइम बहुत अच्छा वर्षा होता था। उनका अंचल आज की भांति रेगिस्तान नहीं था, मतलब अभी की भांति जैसे हम लोग का बंजर बंजर मिट्टी हो जाता ना, वैसा नहीं था। उन लोगों का वहाँ की भूमि उर्वर थी, यानी कि उपजाऊ थी। वहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल, मटर, तिल की खेती करते थे। यहाँ कपास की भी खेती करते थे। यहाँ के पात्रों पर अंकित नारियल, केला, अनार व तरबूज की आकृतियाँ भी हुआ करते थे, जिससे प्रतीत होता है कि वो फलों का भी खेती करते होंगे। देखिए, वहाँ पे लोग क्या करते थे? खेती करते थे। और अभी के टाइम जैसे उन लोगों का मिट्टी बिल्कुल रेगिस्तान यानी कि सूखा सूखा नहीं था, वहाँ के अच्छा जो मिट्टी था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। वहाँ पे लोग गेहूँ, चावल, मटर, तिल का खेती करते थे, कपास का भी खेती करते थे। और वहाँ का जो पात्र था ना, पात्र मतलब जो घड़ा, जहाँ बर्तन उर्तन जो भी होगा उन लोगों को पानी वगैरह रखने वाला बर्तन वगैरह, तो उसके ऊपर फूल छापते थे उन लोग। नारियल का फूल, केला का फूल, अनार का, तरबूज का, ये सब चीज़ें आकृति पात्रों यानी बर्तन वगैरह के ऊपर छापते थे। इससे तो स्पष्ट पता होता है कि उन लोग फलों का भी खेती करते होंगे, तभी तो फल के बारे में जान रहे थे और फलों को छपाई कर रहे थे बर्तनों के ऊपर। तो इससे ये भी पता चलता है कि उन लोग फलों का भी खेती करते होंगे, हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी मिले नहीं है। नेक्स्ट है पशुपालन। अन्य प्रमुख व्यवसाय उन लोगों का पशुपालन भी था। यहाँ के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, सुअर इत्यादि पालते थे। पशुओं को पालते थे। बैल उनका प्रिय पशु था, ठीक है। बैल उनका क्या हुआ करता था? प्रिय पशु हुआ करता था, जो कि कृषि कार्य में लगाया जाता था। उनके पास खेती करने के लिए हल कैसे होते थे, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिला कि हल उन लोगों का कैसा हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, ठीक है। गाय और भैंस का दूध का भी उन लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पशुपालन के बारे में। अब देखते हैं उद्योग और व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो आर्थिक जीवन का तीसरा प्रमुख आधार उन लोगों का उद्योग और व्यापार था। अपनी सभ्यता में उन्होंने अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास कर लिया था। उनका एक प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, जहाँ पे कपड़ों का निर्माण किया करते थे। वे ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे, वनों का भी और ऊनी का जो कपड़ा था ना उसका भी, और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे वो लोग अपने उद्योग में, ठीक है, और व्यापार करते थे। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। धार्मिक मतलब उन लोगों को धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ में क्या हुआ करता था उन लोग का। तो सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक विश्वास एवं विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता था। मतलब उस टाइम उन लोगों को ना अपने धर्म के प्रति, ठीक है, धार्मिक विश्वास, धर्म में जैसे हम लोग भी विश्वास करते हैं ना, अपने विचारों का स्पष्ट उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था उस टाइम, ठीक है, जितना भी हम लोग अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे जरूर मिला है, यहाँ के उत्खनन यानी कि खुदाई से प्राप्त मूर्तियाँ, मुहर, चित्रों से प्रतीत होता है कि वहाँ का जो खुदाई में जो मूर्ति मिला है, जो वहाँ पर मोहर मिला है, ठीक है, मोहर, और जो वहाँ का चित्र मिला है, इससे संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति पूजक थे उन लोग, मूर्ति का पूजा किया करते थे। मात्र देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली वहाँ के, जो माता देवी की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मात्र देवी की पूजा उपासना करते थे, पूजा करते थे, उपवास रहते थे और पूजा करते थे। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पूजा पाठ के प्रचलन था, लेकिन उन लोगों का धार्मिक विश्वास बहुत कम था। उन लोग ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कला का विकास। उन लोगों के पास बहुत अच्छा कला हुआ करता था, जिससे उन लोग मूर्ति कला यानी कि उन लोग मूर्ति बनाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाए करते थे। दूसरा है चित्रकला। अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है, यानी कि अनेक प्रकार के बर्तन आपको ऐसा मिल जाएगा, अनेक प्रकार का मोहर ऐसा मिल जाएगा, जिससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उन लोग बहुत ही अच्छा चित्र बनाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक लीन थे, यानी बहुत अच्छा उन लोग बनाते थे, वो लोग अपने मतलब उन लोगों को इंटरेस्ट था बनाना ये सब चीज़ों। नेक्स्ट है मुद्रा कला। मुद्रा मतलब वहाँ का जो पैसा जो चलता था ना, उस टाइम मुद्रा पर भी बहुत अच्छा कला करते थे उन लोग। हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं वर्गाकार हुआ करते थे, यानी कि चारखुट्टा आकार का, ठीक है, जिन पर एक और पशुओं का चित्र होता था और दूसरी ओर लेख होता था, यानी दूसरी ओर कुछ लिखा हुआ रहता था और पहली ओर पशुओं का आकार हुआ करता था, पशु का चित्र हुआ करता था। नेक्स्ट है पात्र निर्माण का कला। पात्र मतलब जो भी कुछ रखने वाला, जैसे थाली, बर्तन, हंडिया, कढ़ाई हो गया, ये सब चीज़ों का भी निर्माण हुआ करता था और उस चीज़ों पर छपाई करते थे वो लोग। खुदाई में अनेक मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर व उच्च कोटि के थे, मजबूत थे। यह वर्गाकार के भी हुआ करते थे, आयताकार के भी हुआ करते थे, गोलाकार के भी हुआ करते थे। ये पानी भरने एवं अनाज रखने का काम आते थे, है ना। वर्गाकार मतलब चरखुट्टा आकार का, आयताकार जैसे माचिस का डब्बा नहीं होता उस प्रकार का, गोलाकार, हर प्रकार का बर्तन बनाया जाता था, ठीक है। और ये पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, खाने के लिए इत्यादि का प्रयोग किया करते थे।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एंड हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि अगले मैं नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से लेकर के आऊँ बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।